सभी जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का सवाल तो पेपर में आता ही आता है। अभी हम देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना। 1.1 हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग 1.2 का पार्ट देखेंगे। जिसमें से हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, किसी संख्या का गुणनखंड ब्रिज, ये चार चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये प्रमेय 1। ओके, ये प्रमेय 1 हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्रमेय 1 क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे जो कि कार्ल फ्रेडरिक गाउस के बारे में है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे संख्याओं तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध है, हम लोग वो देखेंगे। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सबको पता होना चाहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या होगा उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। जो 1 होता है वो तो न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ओके, तीसरा पॉइंट है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ ये एक सम अभाज्य संख्या भी है जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई पूछे तो 4 है। ओके, यहीं से शुरुआत होता है भाज्य संख्या का। अब हम देख लेते हैं ये प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अभी हम लोग पढ़े हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम लोग ये पढ़े थे। ओके, यही वो थ्योरम है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यही थ्योरम है। साथ ही साथ ये भी है कि किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा केवल एक ही अद्वितीय होगा, यानी कि यूनिक होगा, वो यूनिक होगा। ओके, कोई भी गुणनखंड किसी भी भाज्य संख्या का जो भी गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा। केवल गुणनखंड के क्रम बदल सकते हैं। ओके, केवल गुणनखंड के क्रम बदल सकते हैं। अभाज्य संख्या का गुणनखंड तो वही होगा लेकिन ये गुणनखंड का जो ऑर्डर है वो बदल सकता है। देखो कैसे, इस थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो 60 का अभाज्य गुणनखंड ये है, इतना ले लो, 2 × 2 × 3 × 5। ओके, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 2 से इसको काटना स्टार्ट करेंगे तो ये 2 × 2 × 3 × 5 आएगा। अगर हम 5 से काटना स्टार्ट करते हैं इसको तो 5 × 3 × 2 × 2 ये भी आ सकता है। तो थ्योरम यही बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड सेम आएगा, बस उनका क्रम बदल जाएगा। देखो अभाज्य गुणनखंड सेम आएगा, बस उनका क्रम बदल जाएगा। अतः ये जो 60 का अभाज्य गुणनखंड है एक अद्वितीय रूप है। ओके, एक अद्वितीय रूप है। देखो ये वाला 60 = हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 सब में है, × 3 सब में है, × 5 सब में है। केवल अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में परिवर्तन हो सकता है, केवल अभाज्य गुणनखंड के क्रम में परिवर्तन हो सकता है। बस ये बात याद रखना है, यही ये थ्योरम बोलता है। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इतना समझ में आ गया, यही था थ्योरम। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। देखो कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इन्होंने क्या किया था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पहला पूर्ण प्रमाण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्क्रिसिजन्स अरिथमेटिकाई में प्रस्तुत किया था। ओके, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम, हम लोग पढ़ रहे थे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो ये इन्होंने ही दिया था। तो बस इनके बुक का नाम याद रखना, डिस्क्रिसिजन्स अरिथमेटिकाई। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन का मतलब ऐसा गुणनखंड जो कॉमन हो, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट हो। ओके, तो हम देख लेते हैं कि मस लिखा हो, एचसीएफ लिखा हो, महत्तम समापवर्तक लिखा हो, तीनों एक ही चीज़ है। ओके, देखो 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, ये चाहे जितने भी संख्याएं हों, उनमें से ऐसा गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ऐसा गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, और ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड, वही क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, वही एचसीएफ होगा, वही मसा होगा। देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, मसा कहलाता है। ये वाला याद रख लेना, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं। देखो, दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेना है। दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, यानी कि प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक संख्या के कॉमन फैक्टर्स तुम देख लेना है। उन सभी संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा, वो देख लेना। प्रत्येक कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेना। ओके, जो कॉमन गुणनखंड होगा उसका सबसे छोटा वाला घात लेना, उसके बाद उनका गुणनफल ही एचसीएफ होगा। उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी आसान है। देखो ये 12 और 18 का हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मसा निकालेंगे। देखो सबसे पहले समझो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 12 के कौन कौन गुणनखंड हो सकते हैं। देखो 1 डिवाइड करेगा 12 को, 2 भी डिवाइड करेगा 12 को, 3 भी डिवाइड करेगा 12 को, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 12 खुद भी डिवाइड करेगा। देख रहे हो ना 12 को कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं। अब देख लो 18 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले कॉमन निकालना सीखो, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। देखो 1 है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को। उसके बाद 3 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद क्या है, 6 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद कोई संख्या है, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। सबसे पहले ये देख लो कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं वही कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 6 कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी कि यही हमारा मसा होगा। ओके, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। ओके, ये समझ में आया। देखो एग्ज़ाम में कैसे निकालते हैं वो हम अलग से इसको करेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए ये काफ़ी है। ओके, इससे तुम समझ जाओगे। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है। अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया हुआ है 12, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 18, दूसरा क्या दिया हुआ है 18। तो इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। 12 को सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं। 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6। फिर ये 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3। अब डिवाइड नहीं होगा, जब 1 आ जाए तो समझ लेना कि सारे गुणनखंड निकल गए। तो यहाँ पे जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम सिर्फ अभाज्य संख्या से ही डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। अब हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं। 18 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18। 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9। 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3। ओके, ये समझ गए, 3 एकम 3। अब देखो
अब देखो 12 का गुणनखंड कितना आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड कोई बोले कितना आया, तो क्या लिखोगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, ओके, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 18 का अभाज्य गुणनखंड ये वाला आया 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ओके। अब इनमें जो कॉमन होगा हम लोग वो ले लेंगे। कॉमन का मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है। देखो दोनों में कौन कौन सा है, ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, ओके, ये दोनों में है, ओके। तो इन्हीं का गुणनफल हमारा आंसर हो जाएगा, इन्हीं का गुणनफल हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6। अभी सिर्फ एचसीएफ क्या होता है उसको समझने के लिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, अभी अच्छे से इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल हो जो कॉमन भी हो और लीस्ट हो, यानी कि सबसे छोटा हो, इसीलिए इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। देखना मसा का पूरा नाम क्या है, मसा का पूरा नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, ओके। लेकिन लसा का पूरा नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, लघुत्तम समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य है। एचसीएफ, एचसीएफ में लास्ट में क्या होता है, एफ होता है, यानी कि फैक्टर होता है। और एलसीएम में सबसे लास्ट में क्या होता है, एम होता है, यानी कि मल्टीपल होता है। तो लास्ट में जो है उस पर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या होगा, ओके। तो एलसीएम हम समझ लेते हैं, ये डिफिनीशन तो हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम समझने के लिए हम ये अभी 2 नंबर ले रहे हैं, 4 और 6, ओके, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 हम ले रहे हैं। देखो एचसीएफ में क्या था कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, हमें वो पता करना था। ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी वो मेरा मसा होगा, वो मेरा एचसीएफ होगा। लसा में उसका उल्टा है, लसे में उसका उल्टा है। हम ये देखते हैं कि ये दोनों संख्याएँ कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, ये दोनों संख्याएँ कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, वो हम लसा में देखते हैं। मसा में हम लोग क्या देख रहे थे, मसा में हम लोग देख रहे थे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही हैं। लसा में हम क्या देखेंगे, लसा में हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको ये दोनों विभाजित कर रहे हैं। जैसे 4 4 को भी डिवाइड कर देगा, 4 8 को भी डिवाइड कर देगा, 4 12 को भी डिवाइड कर देगा, 4 16 को भी डिवाइड कर देगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, ओके, इसी तरह ये चलता जाएगा। 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सबको ये डिवाइड करेगा, उन सबको ये डिवाइड करेगा, कौन, 4। अब दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 6, 6 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, ओके। तो ये क्या है, ये मल्टीपल्स हैं 4 के, ये क्या है, मल्टीपल्स हैं 6 के। लेकिन हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल। अब देख लो ये 4 के सारे मल्टीपल्स हैं ऊपर, नीचे 6 के सारे मल्टीपल्स हैं। तो एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, मतलब ऐसी संख्याएं जो इन दोनों में आ रही हैं। देखो 4 तो नहीं है, 8 तो नहीं है, 12 है, 12 है, 12 दोनों में है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 36 है, 36 है जो कि दोनों में है, 36 है जो कि दोनों में है। उसके बाद क्या है, 48 है जो कि दोनों में है, उसके बाद 48 है जो कि दोनों में है। तो इसके जो कॉमन मल्टीपल हैं, इसके जो कॉमन मल्टीपल हैं ये क्या है, 12 24 36, 48 60 भी होगा, उसके बाद 72 144 होगा। तो इसमें 48 और 60 को ऐड कर लेना, इसमें 48 और 60 भी आएगा। उसके बाद 72 144, ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सबसे लीस्ट देखना है, हमें सबसे लीस्ट यानी कि हमें सबसे लघुत्तम वाला देखना है, हमें सबसे लघुत्तम वाला देखना है, हमें सबसे लघुत्तम वाला देखना है। इन कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है, इसका मतलब इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, 12। यही 12 इसका 4 और 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ओके। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 12 आएगा, ओके।
अब इसका डेफिनेशन हम फटाफट देख लेते हैं। देखो, दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, गुणनखंड निकाल लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। सभी संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड हमें लेने हैं। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात हमें लेना है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की हमें सबसे बड़ी घात लेना है। ओके, इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा समान गुणज जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उन्हें लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा समान गुणज, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सभी संख्याओं से मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उससे वो जो कॉमन मल्टीपल है, जो गुणज है, वो विभाजित हो जाए। तो अब ये याद रख लेना कि गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे 4 का क्या होता है? 4, 8, 12, 16। ओके। लघुत्तम क्या होता है? सबसे छोटा। समापवर्ती क्या होता है? वह संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसमें समापवर्ती है। मस वाले में क्या था? समापवर्तक। वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। लस में क्या है कि वह संख्या, समापवर्ती क्या होता है? वह संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब हम जो देखने वाले हैं वही एग्ज़ाम में आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एग्ज़ाम में देखो ऐसे ही लिखना है। देखो, हम दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 और 18। ओके, 12 और 18, इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम हम दोनों निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? 12 और 18 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। देखो, 12 का कैसे निकालते हैं? ये लाइन खींचोगे, 2 छक्के 12, 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से हो रहा है, 2 3 6। ये 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है, 3 1 कम 3। ओके, एक आ जाएगा तो रुक जाना, 3 1 कम 3। ये जो लेफ्ट साइड आया वही हमारा 12 का गुणनखंड है। देखो, 12 के गुणनखंड को हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ये गुणा करके देखना 12 ही आएगा। 12 का गुणनखंड तो निकल गया। अब हम 18 का निकालेंगे। ओके, 18 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। 2 9 18। ये 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 3 के 9। ये 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 1 कम 3। जब 1 आ जाएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे और यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो 18 का गुणनखंड क्या आया? 18 का गुणनखंड क्या आया? ये देख लेते हैं। 18 का क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 कितनी बार है? 1 ही बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एलसीएम एचसीएफ निकालना। देखो, यहीं से एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा। देखो कैसे, जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन गुणनखंड देखेंगे। देखो, 2 भी है और 3 भी है, तो 2 वाला जब लिखेंगे हम ना, जब 2 वाला लिखेंगे तो 2 का सबसे कम वाला घात लेंगे, वही हमारा एचसीएफ में आएगा। गुणे, अब अगला कॉमन गुणनखंड क्या है? 3 है, तो 3 वाला जब हम देखेंगे तो सबसे कम घात वाला हम लेंगे 3 के घात 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। तो इन्हीं का गुणनफल हमारा एचसीएफ होता है, 6 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालना होगा तो इसी का बस हम उल्टा कर देंगे, एलसीएम में हम कॉमन गुणनखंड नहीं लेते हैं, इसमें हम सारे गुणनखंड लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें 2 मिला, 2 के घात 2, 2 के घात 2 है, तो हम सबसे ज़्यादा घात वाला लेंगे, 2 के घात 2 लेंगे। 3 है, 3 के घात 2 है, तो हम 3 के घात 2 वाला लेंगे। ओके, अब ये 2 के घात 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 गुणे 9, ये कितना हो जाएगा? 36। तो इसका एचसीएफ एलसीएम 6 आएगा और एलसीएम जो आएगा वो
36 आएगा। HCF क्या आएगा, 6 आएगा, और LCM जो आएगा वो 36 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं कि संख्याओं तथा उनके HCF और LCM के बीच में संबंध। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, अगर 2 नंबर दिया रहेगा A और B तो ये वाला फार्मूला काम करेगा। अगर 3 नंबर दिया रहेगा तो HCF निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला काम करेगा। अगर LCM निकालना होगा तो ये वाला नीचे वाला फार्मूला काम करेगा। देखो, हमें 2 नंबर वाला देखना है कि अगर 2 नंबर दिया रहेगा तो फार्मूला क्या होगा। देखो, जब 2 नंबर दिया रहेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमेशा बराबर होगी उसके HCF गुणे LCM के। अब हम चेक करेंगे कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM हो रहा है कि नहीं। ये जो दोनों संख्या दिया हुआ है 12 और 18, उसके लिए इनका HCF LCM कितना है, 6 और 36 है। तो यहाँ पे A गुणे B कितना हो जाएगा, A की जगह कितना हो जाएगा, A की जगह हो जाएगा 12, गुणे B की जगह कितना हो जाएगा 18। ये क्या है, यही दोनों क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा अपने HCF गुणे LCM के, अपने HCF गुणे LCM के बराबर होगा। इनका जो HCF होगा और इनका जो LCM होगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये दोनों सच में बराबर है कि नहीं। देखो, दोनों साइड का इक्वल है कि नहीं। एक साइड क्या दिख रहा है 18, एक साइड क्या दिख रहा है 36, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ओके, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये 2 बार में कट जाएगा। इस साइड कितना बचा 12, इस साइड कितना बचा 6 गुणे 2, इस साइड क्या बचा 6, 6 गुणे 2, 6 गुणे 2, ये कितना है 12। ओके, ये कितना है 12, दोनों साइड 12 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा इक्वल आएगा, ये हमेशा इक्वल आएगा। और ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला एकदम अच्छे से याद कर लो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमेशा बराबर होगा उनके HCF गुणे LCM के। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM हमेशा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। इसका मतलब वही है A गुणे B, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।